हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे जो सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। बेटा, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। आप भाग नहीं सकते क्वेश्चन से कि बस देखा और उसका आंसर लगा के आगे अगले क्वेश्चन में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। मतलब सारा का सारा जो टारगेट है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर निकालना है, सोचना है। ऐसे आंसर तुक्के नहीं मारने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसने लिखा है कि चुनो द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उनमें से करेक्ट स्पेलिंग चुनो। अब देखो, यहाँ पे मुझे पहली ही स्पेलिंग सही लग रही है कि जो सैंक्शन सैंक्शन होता है। सैंक्शन क्या होता है बेटा? सैंक्शन होता है, जैसे मान के चलो आप अपने प्रिंसिपल के पास फ़ी कंसेशन के लिए गए हैं या आप अपने प्रिंसिपल के पास छुट्टी के लिए गए हैं और उन्होंने उसको मंजूरी दे दी है। इस चीज़ को कहते हैं हम सैंक्शन करना। अगला देखते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। चूज मतलब चुनो। आपको फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ध्यान से। तो चुनना है एक ऐसा वर्ड जो मीनिंग में क्या हो, अपोजिट हो इस नीचे दिए गए वर्ड के। इसके ये वर्ड क्या है? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है? किसी को माफ़ कर देना, छोड़ देना। अब आपका किसी दोस्त ने आपको कुछ कह दिया, आपने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन अगर माफ़ नहीं किया तो आप क्या लोगे? उससे बदला लोगे। और बदले को क्या बोलते हैं बेटा? रिवेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवेंज। अब ज़्यादा अच्छा तो तब रहता है जब आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता हो। जैसे विड्रा होता है, विड्रा होता है निकाल लेना। जैसे हम बैंक में जाते हैं, पैसे विड्रा करते हैं, विड्रा का मतलब निकालते हैं। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को भी मना कर देना। रीस्टोर होता है, जैसे मान के चलो आपने कुछ डिलीट वगैरह कर दिया, वो दोबारा, या कोई चीज़ ख़राब थी आपने उसको दोबारा ठीक कर दिया, तो इस चीज़ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? रीस्टोर वर्ड यूज़ करते हैं। अगला देख लेते हैं। चूज फिर वही है, ये एक मीनिंग तो ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बच्चे यहाँ भी नहीं ध्यान देते कि मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ। तो चुनो द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट ऑफिसर। अब यहाँ पे एक बात होती है कि अगर आपके सामने कभी भी नाउन आए, और नाउन के लिए ही हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर एक नाउन है, बिल्कुल ठीक है जी। अगर यहाँ पे ऑफिसर नहीं होता तो मैं क्या नहीं लगाता? आर्टिकल लगाता ही नहीं। अगर यहाँ पे केवल ऑनेस्ट होता तो मैं यहाँ पे आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं लगाता, क्योंकि आर्टिकल लगता है नाउन के आगे। लेकिन फिर रूल है कि अगर नाउन आ जाए, नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव आ जाए, तो हम एडजेक्टिव की साउंड को देखते हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल हमारे दो हैं, एक है ए और एक है एन। जो ए और एन आर्टिकल हैं ये लगते हैं सिंगुलर होना चाहिए, नाउन काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए, मतलब नाउन होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए। तो ऑफिसर है, यहाँ पे ऑफिसर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे ही लगा है, और ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगता है। अब यहाँ पे क्या आएगा? ऑनेस्ट में किसकी साउंड आ रही है बच्चों? सवर की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है। तो ओ की साउंड में क्या फिल करेंगे हम? एन फिल करेंगे। अगला देख लीजिए। अब इसने कहा है आइडेंटिफाई, चुनो टेंस नीचे दिए गए सेंटेंस में। अब मैं टेंस के थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें याद होनी चाहिए, मैं यहाँ आपको लिख लिख के बताऊँगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यू टेंस में होनी ही चाहिए। और अगर मैं आपसे परफेक्ट टेंस की पूछूं, परफेक्ट टेंस के लिए हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। प्रेजेंट में है तो यहाँ पे क्या लगता है? हैज़ या फिर हैव। पास्ट में क्या लगता है? हैड। और फ्यूचर में लगता है विल सेल के साथ वी थर्ड। लेकिन कॉन्टिन्यू में क्या लगता है? इज, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में, और वोज वर पास्ट कॉन्टिन्यू में, और विल बी, शेल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यू में। ये तो बहुत क्लियर से दिखाई देंगे आपको। लेकिन यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी इसके लिए हो। देखो, ना यहाँ आईएनजी है, ना तो कोई कॉन्टिन्यू टेंस नहीं, देखो ठीक है। ना यहाँ पे क्या है?
वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस नहीं है। अब यहाँ पे एक ही चीज़ बची है, यहाँ पे है केवल वर्ब, और केवल वर्ब दो जगह यूज होती है, ओनली वर्ब, जहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होगा, या फिर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी के लिए एक ही जगह यूज होती है, वो है पास्ट इंडेफिनेट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जब सिंगुलर होता है तब तो एस या एस लगता है, अगर सिंगुलर नहीं होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और वो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ देखो, सन सेट्स इन द वेस्ट, और ये एक सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का रूल भी है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो सच्चाई होती हैं ऐसी कि जो पक्की हैं, यूनिवर्सल हैं, सब मानते हैं, तो वो चीज़ किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगी बेटा। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ देखो, द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दीज प्रोडक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स गुड। तो बात करी है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्योंकि सब जगह क्वालिटी है और प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है ना कि क्वालिटीज, तो ये वाला जो हमारा है ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया जी। अब समझते हैं फिर दोबारा फिर से, क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्या प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी। और क्वालिटी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज। यहाँ आएगा क्वालिटी और यहाँ आएगा इज। मैक्सिमम टाइम बच्चे यहाँ पे देखते हैं कि प्रोडक्ट्स देख लेते हैं और यहाँ फिल कर देते हैं आर, लेकिन बात यहाँ प्रोडक्ट्स की हो ही नहीं रही है, किसकी हो रही है, उनकी क्वालिटी की। तो यहाँ हमें बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना होगा। अब यहाँ इसने लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। इट इज़ बिलीव्ड, यह माना जाता है, दैट पश्मीना सोल बनती है पहाड़ों में बेटा, इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। वो एक सोल अगर आप उड़ोगे तो कितने स्वेटर पहन सकते हो, 6 स्वेटर के बराबर वो गर्म होती है। इट इज़ वेरी थिन, वह बहुत पतली होती है। यट वेरी वार्म, देखो यट हालांकि तब भी, तो वह बहुत पतले तब भी क्या होती है, बहुत गर्म होती है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड, जो बकरी होती है जहाँ से ये पश्मीना सोल निकालते हैं, आर फाउंड वेरी हाई एल्टीट्यूड, 5000 मीटर से ऊपर मिलती है वो बकरी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है। और सर्दियों में वहाँ का टेम्परेचर हेयर ड्रॉप मतलब नीचे चला जाता है, बिलो कितने से, -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एक कोट, एक बकरी जिसके गर्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड मतलब जो बकरी होती है, कोट लिखना चाहिए, कोट, ठीक है, एक कोट होता है, ये बकरी की बॉडी के ऊपर ग्रो होता है, जो बचाता है कहाँ, किससे, एक्सट्रीम मतलब बहुत हद, बहुत ज़्यादा ठंड से। एंड द गोट सेड सम ऑफ देयर हेयर, ये जो गोट होती है, सेड का मतलब होता है छोड़ देना, गिरा देना। हेयर को फर भी बोलते हैं, कब, गर्मियों में। एंड दिस हेयर इज सो फाइन, यह इतना फाइन या महीम होता है, दैट 6 ऑफ दीज वुड बी थिक एज 1 हेयर ऑफ यूअर्स, मतलब उसके ये छोटे छोटे बाल इतने पतले होते हैं कि उनके तो 6 बाल और हमारे जो सिर पे होते हैं उन 1 बाल के बराबर होते हैं। अगला, द फाइन हेयर कैन नॉट बी वून, उस पतले को हम क्या नहीं कर सकते, वून मतलब गांठ नहीं सकते, मतलब सिल नहीं सकते। ऑन मशीन एंड सो वेवर ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर के वेवर होते हैं जो सिलते बुनते हैं चीज़ों को, मेक दीज सोल बाई हैंड, वो किससे बनाते हैं, इनको हाथों से बनाते हैं। एंड दिस इज़ ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, यह क्या है, बहुत ही मेहनती बड़ा काम है। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर, मतलब 250 घंटे लगते हैं, 1 प्लेन पश्मीना सोल इज मेड, एक सोल बनती हैं। एंड इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक ए सोल विद एम्ब्रॉयडरी, मतलब कितनी मेहनत के साथ एक सोल बनती है। अब क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट पश्मीना सोल इज एज वार्म एज, कितने स्वेटर थे वहाँ पे, 6 स्वेटर बेटा, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन का देना। इसने करेक्ट स्टेटमेंट दिया है कि गोट सेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर, बिल्कुल सही बात है।
तो गोट सेड सम हेयर विंटर रेनी सीजन नहीं, बिल्कुल सही बात है। कब छोड़ते हैं वो अपने, कब गिरा देते हैं थोड़े बहुत अपने बाल? गर्मियों के सीज़न में। कब गिराते हैं बेटा? गर्मियों के सीज़न में। आगे देखते हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट कितने घंटे काम करता है कि व्यूअर? 250 आवर काम करता है, तब क्या बनती है? एक पश्मीना शॉल बनती है। आगे देखते हैं। इसने कहा है एक कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। तो आइडेंटिफाई जो हेयर है, हेयर, अब हेयर क्या है? नाउन है बेटा। देखो एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मॉडिफाई करता है उनको। प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह यूज होता है, तो यहाँ पे हेयर की जगह कोई प्रोनाउन यूज नहीं है। वर्ब होता है जो हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो हेयर ने कोई एक्शन भी रिप्रेजेंट नहीं किया, तो हेयर ने क्या किया? यहाँ पे नाउन है बेटा। यहाँ पे क्या है? ये नाउन। अगला देख लेते हैं। चूज मतलब चुनो, अपोजिट उल्टा किसका? थिक मतलब मोटे का, तो मोटे का उल्टा पतला। अब देखो वार्म तो क्या होता है? गर्म, ये तो नहीं होगा। सॉफ्ट क्या होता है? नरम, ये भी नहीं होगा। थिन क्या होता है? पतला, तो मोटे का उल्टा क्या हो जाएगा? पतला। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उनको मॉडिफाई करता है। अब यहाँ समझते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स क्या है बेटा? नाउन है। बर्ड एक कॉमन नाउन है, अगर हम किसी स्पेशल बर्ड का नाम देख दें तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। फाउंड, फाउंड मैंने होता है मिलना, मिलना क्या होता है? ढूंढना या खोजना, ये होता है वर्ब। रिमेन क्या होता है? इट रिमेन्स, रिमेन्स होता है रहना, तो ये भी वर्ब है। तो क्या होगा? अब मान के चलो कोई पक्षी ऊपर उड़ रहा है, हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, तो वो कहाँ उड़ सकता है? हाई उड़ सकता है, और ये हाई क्या है? क्या पूछा था हमारे से? एडजेक्टिव। आगे देखते हैं, एक सेकंड रुको। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन, अब हमारी 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री तो तब यूज करते हैं जब हम किसी एक चीज़ की कोई विशेषता, कोई खास बातें बताते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तब यूज करते हैं जब हम किन्हीं दो के बीच में कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव तब यूज करते हैं जब हम दो से ज़्यादा के बीच में एक चीज़ को बहुत अच्छा बताते हैं, सबसे अच्छा बताते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि आई हैव मनी इन माई पॉकेट। अब कंपैरेटिव डिग्री यूज करने, देखो मैनी, मैनी तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारी मनी है वो अनकाउंटेबल है बेटा, हम उसको गिन नहीं सकते। हम कभी भी मनी नहीं गिनते, हम हमेशा क्या गिनते हैं? हमेशा या तो पैसे गिनेंगे या रुपए गिनेंगे या डॉलर्स गिनेंगे, कभी मनी नहीं गिनते। मनी तो ज़्यादा या कम होती है बस। और मोस्ट तो सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव तो होती नहीं। तो कौन सी है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री? मोर। तो आई हैव मोर मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, कहाँ? पॉकेट में। अगला देखते हैं। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रियल। रियल मैंने क्या होता है? सत्य, जो हमें दिखाई देता है। तो रियल का देखो वाइज, वाइज होता है समझदार, तो रियल का उल्टा तो नहीं हो सकता। रिवार्ड होता है इनाम, सम्मान, तो रिवार्ड भी रियल का उल्टा नहीं हो सकता, ये भी गलत होगा। मॉडर्न होता है नया, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो गया? इमेजिनरी, इमेजिनरी होती है जो हमारे विचारों में हो, सोचते हो ऐसी चीज़ें। तो रियल का उल्टा क्या हो जाता है हमारा? इमेजिनरी। अगला, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बेटा ये तो आपको पढ़ने से ही याद होंगी। रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE। क्या होती है बेटा? RECEIVE। अगला देख लेते हैं। क्या कहा इसने कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस एंड रिप्लेस इट विद अंडरलाइन वर्ड्स। देखो यहाँ देखना है कि ये अंडरलाइन किया हुआ ये वर्ड, इसकी जगह हम क्या फिल कर सकते हैं। देखो डिड, डिड देखते ही मेरे माइंड में, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है कि डिड के साथ क्या होता है? डिड हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, या पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, और उसने यहाँ पे लिखा डिड बस कम ऑन टाइम। किसकी बस है? उनकी बस। और उनकी बस के लिए क्या वर्ड यूज होगा यहाँ पे? देयर। क्या उनकी बस टाइम पे आई है? डिड देयर बस। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। ये जो देयर लगाया हुआ बच्चों, ये जो देयर है इसका मतलब है यहाँ वहाँ, किसी चीज़ लोकेशन को दिखाने के लिए। लेकिन ये जो देयर है इसका मीनिंग है उनका। ये दे का पजेसिव केस है,
इसका पोजेसिव केस है, दे का पोजेसिव केस है, अधिकार दिखाता है, मतलब उसको पोजेशन दिखाता है किसी चीज़ के ऊपर कि भाई ये तो उनकी है। तो क्या उनकी बस टाइम पे आई थी, तो ये बात पूछ रहा कोई, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हमें, देयर। अगला, राम लेफ्ट, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इंप्रूवमेंट करनी है। राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर। अब गोट, गेट कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, और गोट इसकी क्या कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। तो श्याम गोट देयर, गोट मतलब सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में यूज होती है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। आपको ये टेंस पहचानने जरूर आने चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर क्या कहता है, बिफोर एक रूल है पास्ट का कि बिफोर के बाद अगर V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा बेटा, पास्ट परफेक्ट। मतलब ये एक रूल है कि जब भी पास्ट में दो बातें होती हैं, उसमें जो बात पहले होगी वो तो पास्ट परफेक्ट में होगी, और जो बात उसके बाद में होगी वो किस में होगी, सिंपल पास्ट में। यहाँ देखो, बिफोर मतलब पहले, किसके, शाम के वहाँ जाने से पहले राम जा चुका था। अब आप हिंदी में ही बोल के देखो कि शाम के जाने से पहले राम जा चुका था। जा चुका था कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट नहीं होगा, क्या होगा, हैड लेफ्ट, क्योंकि पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन टैग ये होता है कि यहाँ लास्ट में हम दो वर्ड यूज करके इसको इंटेरोगेटिव बना देते हैं, और इसका सिंपल सा रूल है कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपने यूज की है वो लिखनी है। तो नीड यूज किया तो नीड, जो यहाँ पे नाउन है तो उसका प्रोनाउन यूज करना, और प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को प्रोनाउन यूज करो। तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, नीड आई। क्या यूज करेंगे बेटा, नीड आई। एक और रूल होता है इसके अंदर कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, आई नीड नॉट आस्क हिम, मुझे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बना है, पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता, नेगेटिव। आगे देखते हैं क्या कहा, कंप्लीट द सेंटेंस, वर्ब की सही फॉर्म, मतलब आपके लिए टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, द ट्रेन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टॉप वर्ब यूज करनी है, मतलब रुकी है, तो इज के साथ स्टॉप नहीं आ सकता, पहली बात, क्योंकि इज के साथ अगर मेन वर्ब आएगी तो वाइनजी में आएगी। हाँ, वाज स्टॉपिंग बिल्कुल ठीक है, हैज स्टॉप बिल्कुल गलत है क्योंकि आ नहीं सकता। हैज हैव के साथ तो कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो, दो ऑप्शन तो अगर आपकी क्लियरिटी अच्छी है ना, तो दो ऑप्शन तुम्हारे वैसे ही कट गए, ना तो इज स्टॉप आ सकता ना हैज स्टॉप आ सकता, या तो आएगा स्टॉप्ड या आएगा वाज स्टॉपिंग। तो अब ट्रेन अचानक से रुकी है या रुक रही है, अचानक से रुकी, तो ये सिंपल पास्ट की बात होगी कि वहाँ ट्रेन अचानक से रुक गई। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन क्या होगी बेटा, अचानक से एकदम रुक गई। अगला देखते हैं जी। अब हमें सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। इसने कहा है चूज द सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस चूज करो हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे द बॉयज है केवल, बॉयज फ्लाई काइट्स, क्या उड़ा रहे हैं वो, काइट्स, तो भाई इसने तो ऑब्जेक्ट ले लिया। क्रीम रैन ए रेस, क्रीम क्या दौड़ रहा है, एक रेस में दौड़ रहा है, इसने भी ऑब्जेक्ट ले लिया। ही बर्नट, बर्नट मतलब उसने जला दिया, हिज डायरी, इसने भी ऑब्जेक्ट ले लिया। लेकिन बर्ड फ्लाई, बर्ड उड़ते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये वर्ब क्या है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये वर्ब क्या है बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला देखते हैं, इसने लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ स्टेबल कंजक्शन। हमें मीनिंग इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए कि हम सारे आंसर आसानी से दे सकें। क्या लिखा है इसने, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, फिल इन द ब्लैंक्स ही हैज़ गॉन और नॉट, कि वो गया है या नहीं गया है। देखो यहाँ पे हर एक का, यट का मतलब होता है कि मैं दो ऐसे सेंटेंस जोड़ूँ जो नेगेटिव सेंस को देते हो। यट मतलब अभी तक, और इफ़ का मतलब है यदि, यदि क्या, शायद। थ्रो का मतलब होता है के अंदर के द्वारा, लेकिन वेदर का मतलब होता है सिलेक्शन के लिए। वेदर का यूज किसके लिए करते हैं, हमें
सिलेक्शन के लिए। जैसे इसने लिखा है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वह गए हैं या नहीं हैं, तो वेदर ही हैज़ गोन और नॉट, मैं नहीं जानता कि क्या वो गए हैं या वो नहीं गए हैं। अगला देख लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करो विद सुटेबल आर्टिकल, सही आर्टिकल के साथ। तो राम इज ए स्टूडेंट, क्या आएगा बेटा, राम इज ए स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है, हुम जिसको, वी ऑल एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना किसी से, एक्सपेक्ट क्या होता है, उम्मीद करना, टू गेट लेस देन 35% मार्क्स, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कितने नंबर लेगा वो 35% मार्क्स लेगा। आगे करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन भी बोलते हैं कई बार, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन। तो क्या लिखा हुआ है, द स्पीकर इज गोइंग द सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि विद इन का मतलब होता है के अंदर, तो सब्जेक्ट के अंदर ना, टू सब्जेक्ट के लिए नहीं, फ्रॉम होता है से, ऑफ होता है दूर, तो स्पीकर सब्जेक्ट से दूर की बात कर रहा है, मतलब जिस टॉपिक पे वो बात करने आया था उस टॉपिक पे बात करने के बजाय वो क्या कर रहा है, कुछ और बात कर रहा है। यहाँ पे जो ऑफ वर्ड है ना, ऑफ वर्ड या तो बंद को दिखाता है और या फिर सेपरेशन, अलग होने को दिखाता है। तो यहाँ पे स्पीकर ने लिखा है द स्पीकर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड के साथ फिल इन द ब्लैंक्स करो। जैसे कि अकबर्स आर्मी, देखो यहाँ पे अकबर्स मतलब अकबर की आर्मी है, अकबर का पोजेशन दिखाया आर्मी के ऊपर है, वो आर्मी नॉर्मल आर्मी नहीं, किसकी आर्मी है, अकबर्स आर्मी। तो जब किसी नाम का पोजेशन दिखाना हो तो क्या लगाते हैं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगाते हैं और क्या लगाते हैं, ये एस लगाते हैं। कैसल मैंने होता है महल, ऑफ चित्तौड़गढ़। अब किसी महल को क्या कर लेते हैं, यहाँ ऑप्शन देखो, सीज्ड, सीज का मतलब होता है घेर लेना, बंद कर लेना, जब्त कर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीज्ड। अब देखो सिंपल सी बात, ये बात पास्ट की चल रही, इसलिए कौन सी टेंस आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मैंने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है, सिंपल है, पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में। अगला देखो, ये इनको बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज। बीट द एयर, हवा को बीटना, हवा को कोई हरा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो अगर जब भी हम हवा को हराएंगे तो हम केवल यूजलेस एफर्ट करेंगे, मतलब जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, ऐसे एफर्ट करते रहेंगे जिनका कोई भी रिजल्ट नहीं है। आगे देखते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। थ्रेट क्या होता है बच्चों, थ्रेट होता है किसी को भी धमकी देना, थ्रेट क्या होता है, किसी को भी धमकी देना। अब देखो थ्रेट का उल्टा ऑप्शन धमकी, डर, इसका क्या उल्टा ऑप्शन हो गया, सेफ्टी, सुरक्षा। किसी को धमकी मिल गई तो उसको क्या मिल गई, सुरक्षा। यहाँ ध्यान रखो, प्रोस्पर, प्रोस्पर होता है कोई समर्थ, कोई अमीर आदमी होता है। एंड थॉटफुल होता है जो विचार में रखता है। मेनेंस बहुत छोटी चीज़ के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा थ्रेट का आंसर क्या होगा, सेफ्टी बेटा। मैं आपको अभी भी फिर बार बार एक ही बात कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किस पे ध्यान दो, आप जितना ज़्यादा इन ट्रांसलेशन जितना अच्छे से पढ़ के समझ सकते हो कि क्या किसके आंसर देने हैं, तो वो सबसे बेस्ट चीज़, आपके नंबर अपने आप 20-30 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।